नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीप कैंपस के इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, गर्मी के मज़े ले रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और यूपीएसआई वाले सुबह शाम दौड़ भी मार रहे होंगे। दोस्तों अपने सारे काम जारी रखिए, लेकिन थोड़ा सा सावधान रहिए। कोरोना दोबारा से फैल रहा है, ये अपने पैर बहुत तेज़ी से फैला रहा है, तो आप अपने आप को सुरक्षित रखिए और अपनी पढ़ाई और अपनी दौड़ और सब मारते रहिए। दोस्तों आज का हमारा जो बिंदु है वो है वर्णमाला, यानी आज हम वर्णमाला पढ़ेंगे जो कि हिंदी व्याकरण का भाग है। यानी इससे पहले हमने जो 2 अध्याय पढ़ा, हिंदी भाषा का विकास और हिंदी साहित्य का इतिहास, ये दोनों व्याकरण से अलग हैं, ये व्याकरण के दायरे में नहीं आते। भाषा भाषा है, साहित्य साहित्य है। व्याकरण की शुरुआत आज से होगी। तो मैं इस बिंदु को शुरू करूं इससे पहले यही कहूंगा कि अगर अभी तक आपने उन पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, उसके बाद जो ऑल का ऑप्शन आएगा उसको सिलेक्ट कर लें, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोज़ अपलोड हों उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए हम अपना आज का बिंदु जो है वो आरंभ करते हैं। हम वर्णमाला पढ़ें उससे पहले हम देख लेते हैं कि व्याकरण क्या है। यानी वर्णमाला आपके व्याकरण का ही एक अध्याय है, तो फिर ये व्याकरण क्या है? अगर आप बात करेंगे व्याकरण की, तो व्याकरण शब्द का जो अर्थ है, यानी व्याकरण का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है भली प्रकार से समझना। व्याकरण शब्द आपका 3 शब्दों से मिलकर बना है। यानी अगर व्याकरण का आप विच्छेद करेंगे तो आपको 3 शब्द मिलेंगे। कौन कौन सा? वी प्लस आ और प्लस करण। वी आ और करण, इन वी आ और करण की संधि करेंगे तो मिलेगा शब्द व्याकरण। और व्याकरण का अर्थ होगा भली प्रकार से समझना। ये तो हुआ शाब्दिक अर्थ। अब देखिए व्याकरण की परिभाषा क्या है। चलिए मैं इसको लिखवा भी दूंगा 2 लाइन की परिभाषा, लेकिन उससे पहले समझिए कि व्याकरण क्या है। देखिए व्याकरण कुछ नियमों का एक ऐसा संग्रह है, यानी कुछ नियमों की एक ऐसी पोटली है जो हमें ये बताती है कि किसी भाषा को किस तरीके से बोलना है, कैसे उसको लिखना है और कैसे उसको प्रयोग करना है। यानी कुछ ऐसे नियम जो हमें भाषा के बारे में उच्चारण, लेखन और उसके प्रयोग का ज्ञान बताते हैं, ऐसे नियमों का एक संग्रह, एक ग्रंथ है व्याकरण। तो अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो आप ये लिख सकते हैं कि व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप में लेखन, उच्चारण और प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है। बस इतनी सी परिभाषा लिख लीजिए। उसके बाद एक है महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि हिंदी व्याकरण के बहुत जाने माने नाम हैं। ये हिंदी व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान थे। इनका क्या कहना है कि हिंदी व्याकरण के बारे में, तो इन्होंने कहा था कि व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसी विधा है। विधा यानी एक ऐसी स्टाइल, एक ऐसा तरीका है जो किसी भाषा के शुद्ध रूप में लेखन, उच्चारण तथा शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है। यानी इनका भी वही कहना है जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि किसी भाषा को किस तरीके से शुद्ध रूप से उच्चारित किया जाए, उसको लिखा जाए और उसका प्रयोग किया जाए, यही ज्ञान बताने वाली जो विधा है, जो तरीका है, जो स्टाइल है, जो ग्रंथ है, वही व्याकरण है। व्याकरण आपका कुल 3 भागों में बटा हुआ है। यानी जो आपके नियम हैं, जो किसी भाषा को कैसे लिखा या बोला जाए, ये तरीका बताते हैं। तो यहाँ पर वो 3 भागों में बटे हुए हैं। सबसे पहला है वर्ण विचार, यानी किसी वर्ण को किस तरीके से उच्चारित किया जाए, लिखा जाए या प्रयोग किया जाए, वो होता है वर्ण विचार। उसके बाद व्याकरण के नियम हमें ये भी बताते हैं कि किसी शब्द का कैसे लिखा या बोला जाए। उसके बाद हमें बताया जाता है व्याकरण में कि किसी वाक्य को कैसे लिखा या फिर बोला जाए। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि व्याकरण के 3 भाग हैं। शब्द वर्ण विचार, जिसमें वर्णों के बारे में पढ़ा जाता है, शब्द विचार जिसमें शब्दों के बारे में पढ़ा जाता है, और वाक्य विचार जिसमें वाक्यों के बारे में पढ़ा जाता है।
ये तो था आपका व्याकरण के बारे में 1-2 पॉइंट। इससे ज़्यादा व्याकरण में आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, तो स्पेशल व्याकरण टॉपिक से। अब आते हैं अपने अध्याय की तरफ, यानी वर्णमाला की तरफ। सबसे पहले जानिए कि वर्णमाला क्या है। तो वर्णमाला 2 शब्दों से मिलकर बनी है, वर्ण और माला। वर्णमाला यानी वर्णों की माला। तो आप ये लिख सकते हैं कि वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ है वर्णों की माला। अब इसको वर्णमाला क्यों कहा गया? देखिए, एक जो माला होती है जो आप गले में पहनते हैं वो क्या है? उसमें एक धागा होता है, इस तरह से एक धागा होगा और इसमें बहुत सारे मोती लगे होंगे बिल्कुल क्रम से। इसी तरीके से जो हमारी वर्णमाला है, जो हमारे वर्ण हैं यानी अ आ इ ई, उसके बाद का खा गा, ये सभी एक क्रम में लगे हुए हैं। इनकी जो पोजीशन है, इनकी जो स्थिति है वो फिक्स है। जो जहाँ लिखा जाएगा वहीं लिखा जाएगा, आप आगे पीछे नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह से जैसे माला है, इसके मोती फिक्स हैं, जो जैसे बिल्कुल क्रम से लगे हैं वैसे लगे होंगे, आप इनको आगे पीछे नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया है कि जो वर्णमाला की जो बिल्कुल व्यवस्था है, जो क्रम है, ये वर्णमाला है, यानी वर्णों की एक माला सी बना दी गई है, तो इसका नाम रखा गया है वर्णमाला। अब अगर कभी आपसे पूछा जाए कि वर्णमाला क्या है, तो आप कहेंगे कि वर्णों का सुव्यवस्थित क्रम जो है वर्णमाला कहलाता है, यानी वर्णों का सुव्यवस्थित समूह वर्णमाला है। जैसे आप देखेंगे कि आ से लेकर के ज्ञा तक सभी वर्ण एक क्रम से लिखे हुए हैं पूरे समूह में। इनका क्रम बिल्कुल निर्धारित है, व्यवस्थित है, इसलिए ये सुव्यवस्थित समूह है वर्णों का। तो सीधे सीधे आप बताएंगे कि वर्णों का सुव्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। अब वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, यानी जो पूरी वर्णमाला में व्यवस्थित वर्ण हैं 2 प्रकार के हैं। एक होता है आपका स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। अब ये स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, इनकी विशेषताएं क्या हैं, इन सबको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम वर्ण के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। ये पूरा चैप्टर स्वर और व्यंजनों के बारे में ही है, तो स्वर व्यंजन को शुरू करें उससे पहले कुछ पॉइंट वर्णों के बारे में देखेंगे। हमने वर्णमाला देख लिया कि क्या है, वर्णों का सुव्यवस्थित समूह। लेकिन अब ये वर्ण क्या है जिसका सुव्यवस्थित समूह बना करके वर्णमाला कहा जाता है, ये वर्ण क्या है? तो इसके लिए आप लिखेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो और विभाजित नहीं हो सकती वर्ण कहलाती है। यानी किसी भी भाषा का वो सबसे छोटा रूप, वो सबसे छोटा बिंदु जिसको आप और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते, वही वर्ण है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है अक्षर आ, उसके बाद आ, छोटा आ, बड़ा आ, का, खा। इस तरीके से जितने भी वर्ण हैं ये सब के सब वर्ण हैं। अगर आप इस आ को तोड़ना चाहेंगे तो आप इसको तोड़ सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं तोड़ सकते। उसी तरीके से बड़ा आ, आप इसको भी और ज़्यादा विभाजित नहीं कर सकते। का, इसको नहीं तोड़ सकते। यहाँ आप छोटा सा पॉइंट देखिए, अगर आप लिखते हैं का, ये एक पूरा का है, ये आपका वर्ण नहीं है, ये अक्षर है। तो फिर वर्ण क्या है? जब आप इसी को हलंत के साथ लिख देंगे, यानी कुछ इस तरह से इसके नीचे हलंत लगाएंगे जैसे यहाँ लगा हुआ है, अब ये आधा का हो गया, यानी ये स्वर रहित हो गया, इसमें स्वर नहीं है, अब ये वर्ण है। तो ये आपका वर्ण है, इसमें अगर हम एक स्वर जोड़ देंगे यानी आ जोड़ देंगे तो आपका बन जाएगा पूरा का। अब इसके नीचे से हलंत हट गया है, तो वो अक्षर जिसके नीचे हलंत लगा हो यानी वो स्वर रहित हो, वो आपका वर्ण कहलाता है। इसको आप और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते, लेकिन जो नीचे वाला का है इसको आप और अधिक तोड़ सकते हैं। आप इस का में से एक स्वर यानी आ को अलग करेंगे तो आपको हलंत वाला का और आ मिलेगा, यानी इसको आप तोड़ सकते हैं। तो ये चूंकि और ज़्यादा टूट सकता है, विभाजित हो सकता है, तो ये वर्ण नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका अक्षर।
ये अक्षर है, जबकि ये आपका है वर्ण। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि वर्ण वो होते हैं जो और ज़्यादा विभाजित ना हो सकें, तो ये तो विभाजित हो सकता है। इसी को विभाजित करके तो हमने का को अलग किया और आ को अलग किया। तो ये नीचे वाला जो है ये अक्षर है, वर्ण नहीं है। ऊपर वाले जो हैं का भी और आ भी, ये वर्ण भी हैं और अक्षर भी। यानी कोई भी वर्ण वर्ण तो होता ही है, वो अक्षर भी होता है। लेकिन कोई अक्षर वर्ण हो ये जरूरी नहीं है। जैसे ये नीचे वाला अक्षर तो है पर वर्ण नहीं है, ऊपर वाला वर्ण है तो अक्षर भी है। यानी कोई भी व्यंजन अगर वो वर्ण है तो उसके नीचे हलंत लगा होगा। अगर वो उसके नीचे हलंत नहीं है, इसका मतलब उसके साथ एक स्वर भी जुड़ा हुआ है, तो वो वर्ण नहीं है, वो अक्षर है। जबकि जो स्वर होते हैं उनमें किसी तरह का हलंत नहीं लगता, वो अपने आप में स्वतंत्र हैं, संपूर्ण हैं, लेकिन वो वर्ण ही होते हैं। चलिए आप इसके नीचे एक पॉइंट लिख लीजिए। ये तो अभी तक समझने वाली बात थी। समझने के लिए लिखने के लिए आप लिखिए कि प्रत्येक वर्ण एक अक्षर होता है, परंतु प्रत्येक अक्षर एक वर्ण हो ये आवश्यक नहीं है। यानी प्रत्येक वर्ण अक्षर तो है, आ एक वर्ण है, ये एक अक्षर भी है। हलंत वाला का एक वर्ण है, अक्षर भी है। लेकिन ये जो संपूर्ण का है ये एक अक्षर तो है, लेकिन ये वर्ण नहीं है। इसलिए हर अक्षर वर्ण हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर वर्ण एक अक्षर होगा ये कंपलसरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वर्णों का विकास क्रम, यानी वर्णों का विकास किस तरह से होता है। तो वर्णों में सबसे छोटी इकाई होती है भाषा की ध्वनि या फिर वर्ण। ध्वनि और वर्ण जब मिलते हैं, एक से अधिक ध्वनि या वर्ण मिलते हैं, तब बनता है अक्षर। अक्षरों के मिलने से बनता है पदबंध या फिर शब्द, और शब्दों के मिलने से बनता है वाक्य। लेकिन ये जो वर्ण मिलके अक्षर बनेंगे, अक्षर मिलके शब्द बनेंगे और शब्द मिलके वाक्य बनेंगे, इनकी एक विशेषता होती है। आप किसी भी दो अक्षर को जोड़ करके शब्द नहीं बना सकते। जैसे आप यहां देखिए, एक शब्द है, अक्षर है रा और दूसरा है घा। मैंने रा और घा को लिखा, दो अक्षरों को जोड़ दिया, तो क्या ये एक शब्द है? ये एक शब्द नहीं है, क्योंकि रग का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन अगर इसी को मैं थोड़ा सा उल्टा कर दूं, रग के बजाय कर दूं घर, अब घर एक शब्द है क्योंकि घर का एक अर्थ होता है। तो आप यहां ये कह सकते हैं कि एक से अधिक अक्षरों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं, और एक से अधिक शब्दों के सार्थक योग को वाक्य कहते हैं। यानी अक्षरों और शब्दों का जो योग होगा वो सार्थक होना चाहिए, यानी जुड़ने के बाद उनका कोई अर्थ होना चाहिए, तभी आपके वर्ण से अक्षर, अक्षर से शब्द और शब्द से पदबंध बनेंगे। अब इसके नीचे एक और पॉइंट लिख लीजिए। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आप कहेंगे वर्ण या फिर ध्वनि। वर्ण और ध्वनि में अंतर क्या है? अगर आपने किसी चीज़ को लिख दिया तो वो वर्ण है, लेकिन आपने लिखा नहीं, सिर्फ मुख से बोला, उच्चारण किया, वो ध्वनि है। यानी उच्चारित रूप ध्वनि और लिखित रूप वर्ण। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि भाषा को कुल 3 अंगों में बांटा गया है, यानी भाषा के कुल 3 अंग माने गए हैं। सबसे पहला वर्ण, दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य। अभी अभी आपने देखा कि वर्णों के मिलने से अक्षर बनता है, उससे शब्द बनता है, फिर वाक्य बनता है। तो भाषा के 3 अंग हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। अब देखिए वर्ण, शब्द और वाक्य क्या होते हैं। वर्ण हमने समझ लिया, अब देखेंगे शब्द और वाक्य क्या हैं। आप यहां ध्यान रखेंगे, आपसे 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। दूसरा प्रश्न होता है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तीसरा प्रश्न होता है कि भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई और भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई।
ये 3 तरह के प्रश्न हैं और इसके 3 अलग अलग जवाब हैं, उसको समझिए। जो आपके शब्द होते हैं ये अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। मैंने अभी आपसे कहा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, लेकिन वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता। मैंने कहा अ, क, ख, क्या इसका कोई अर्थ है? बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए अगर एक भाषा का कोई ऐसी इकाई ढूंढनी हो जिसका एक अर्थ होता हो तो वो होता है शब्द। घर एक शब्द है, इसका एक अर्थ है, लेकिन अगर घा और रा को अलग अलग कर दिया जाए, घा अलग रा अलग, तो इन दोनों का कोई अलग अलग अर्थ नहीं होगा। तो वर्ण इकाई तो है सबसे छोटी, लेकिन अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई है शब्द। उसके बाद है वाक्य। वाक्य क्या होता है? भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। भावार्थ के आधार पर, यानी जो हमारा शब्द था घर, इससे एक अर्थ तो निकला कि घर क्या है। घर कहते ही आपके दिमाग में एक चित्र छपेगा घर का, लेकिन घर कह देने से अगर मैं आपसे कहूँ घर, अब आप ये नहीं समझ पाएंगे कि मेरा भाव क्या है, मेरा विचार क्या है, मैंने क्यों घर कहा। लेकिन अगर मैं इसको एक वाक्य बना देता हूँ घर को, यह घर बड़ा है, मैं घर जाऊँगा, तो इससे क्या होगा कि आप मेरे विचार, मेरी भावना को समझ पाएंगे कि घर मैं क्यों कह रहा हूँ, घर की विशेषता बता रहा हूँ या मुझे घर जाना है। आप मेरे विचारों को समझ पाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि जो वाक्य है वो भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। आप इन तीनों प्रश्नों को याद रखेंगे, अलग से नोट कर लीजिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द, भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य। चलिए अब बात करते हैं वर्णों की संख्या की। यानी हमने वर्णमाला पढ़ा, वर्णों को देख लिया, अब ये वर्णों की संख्या कितनी है, ये वर्ण होते कितने हैं। तो यहां भी आपसे 2 प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न होता है लिखित आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है। तो आप कहेंगे लिखित आधार पर कुल 52 वर्ण हैं, जिसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन हैं। 13 स्वर कौन कौन से? आ से लेकर के आहा तक, यानी आ ई उ री ए आए ओ आओ अंग और आहा, ये है 13 स्वर। उसके बाद व्यंजन होते हैं 35, का से लेकर के हा तक, का से हा तक हुए पूरे 33 व्यंजन। इसमें 2 वर्ण और जुड़ते हैं, ड़ा और ढा, यानी जो आपका ये टा वर्ग है, यहां देखिए टा, ठा, डा, ढा और ड़ा, ये 5 वर्ण हैं। इन्हीं में ये ड़ा और ढा भी होते हैं। डा के बाद आपका लिखा जाता है ड़ा और ढा के बाद लिखा जाता है ढा। इस तरह से ये जो 2 वर्ण हैं ये भी आपके व्यंजन होते हैं। तो ये जो साधारण वर्ण है का से हा तक 33 और प्लस में ये दोनों ड़ा और ढा मिल करके हो जाते हैं 35 वर्ण। ये 35 वर्ण व्यंजन है। उसके बाद 4 वर्ण क्ष, त्रा, ज्ञा और श्रा, ये चारों संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्योंकि ये जो व्यंजन है ये अकेले नहीं होते, ये 2 या उससे अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं। जैसे क्ष है, ये आपका का और शा इन 2 वर्णों के मिलने से बना है। त्रा ता और रा के मेल से बना है। ज्ञा आपका जा और इया से मिलकर बना है। ज्ञा के बारे में एक तथ्य समझ लीजिए, जो ज्ञा है ये वास्तव में ज्ञा नहीं होता, इसका उच्चारण होता है ज्या। क्योंकि आप देखिए ये जा और इया से मिलकर बना है, जा और इया से मिलता है ज्या, इसका शुद्ध उच्चारण भी यही है ज्या। लेकिन हुआ क्या है कि ये ज्ञा शब्द आजकल प्रचलन में है, ये इतना प्रचलित हो गया है कि हम ज्या को भूल चुके हैं, हम सिर्फ ज्ञा पढ़ते हैं और ये शुद्ध भी मान लिया गया है। तो इतना आप ध्यान रखिए। हालांकि ये कभी प्रश्न पेपर में नहीं पूछा जाएगा, पर आप वर्णमाला पढ़ रहे हैं तो इतना आपको जान लेना चाहिए।
कि ज्ञा का शुद्ध उच्चारण ज्या होना चाहिए। पहले ज्या ही कहा जाता था, अब ये प्रचलन हो गया है ज्ञा का। शा वर्ण बना है आपके शा और रा से मिलकर के। तो ये हो गए आपके 52 वर्ण। इसमें आप इसके नीचे एक पॉइंट लिख लीजिए संयुक्त व्यंजनों के। यदि किसी अक्षर में 2 व्यंजन तथा एक स्वर वर्ण जुड़े हों तब वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। कितने? 2 व्यंजन और एक स्वर वर्ण। देखिए उदाहरण लेते हैं शा का। शा कैसे बना है? सबसे पहले लिखा गया एक का हलंत वाला प्लस में एक शा। ये शा पूरा है, लेकिन अगर इसको भी तोड़ेंगे तो यहाँ एक हलंत लगेगा और आगे जुड़ेगा आ। तो एक व्यंजन, दूसरा व्यंजन और तीसरा स्वर। तो 2 व्यंजन एक स्वर, यानी 3 वर्णों से किसी भी संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है। अब दूसरा पॉइंट लिखिए। अभी तक हमने देखा कि लिखित आधार पर वर्णों की संख्या क्या है, तो 52 है। 13 स्वर, 35 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन। लेकिन अगर आपसे कभी पूछा जाए उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या, तो उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या होती है 44। कितनी? 44। इनमें आपके 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। ये जो 44 वर्ण है उच्चारित आधार पर, इनमें जो 11 स्वर हैं, इनमें यही जो 13 स्वर हैं, इनमें से अंग और आहा इनको हटा दिया जाता है। इनको हटा करके जो 11 बचे वो आपके उच्चारण के आधार पर स्वर होते हैं। और जो आपके ये 35 व्यंजन हैं, इन 35 व्यंजनों में से जो आपके जो ताड़न जात हैं, यानी ड़ा और ढ़ा, इनको हटा करके जो बचे हुए 33 हैं, यानी का से हा तक, ये आपके उच्चारण के आधार पर 33 व्यंजन कहलाते हैं। इन 4 संयुक्त व्यंजनों को उच्चारण के आधार से हटाया गया है, यानी उच्चारण के आधार पर सिर्फ 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं, कुल 44 वर्ण। अब यहां आप देखिए, कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि लिखित आधार पर कितने वर्ण हैं, स्पेशल आपसे कहा जाए कि लिखित आधार पर, तब आप कहेंगे 52 वर्ण, 13 स्वर, 35 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन। लेकिन कहा जाए उच्चारण के आधार पर, या फिर सिर्फ ये कह दिया जाए कि वर्णमाला में कितने स्वर हैं, लिखित या उच्चारित कुछ भी ना कहा जाए, तो भी उच्चारित हो या सिर्फ वर्णमाला पूछी जाए, तब आप कहेंगे 44 वर्ण होते हैं, 11 स्वर, 33 व्यंजन। अब कुछ किताबें आपको ये कहती हैं कि कुल 10 स्वर होते हैं। वर्णमाला में जो स्वर हैं उनकी संख्या 10 है। जैसे आपकी एक लूसेंट की किताब है, वहाँ भी आप देखेंगे वर्णमाला की संख्या, स्वरों की संख्या 10 बताई गई है। उसमें जो री है, ये री, इसको भी हटा दिया गया है। लेकिन आप इतना ध्यान रखेंगे कि जब तक आपसे प्रश्न पूछा ना जाए कि वर्णों की स्वरों की संख्या कितनी है और ऑप्शन में 11 ना हो, तब तक आप 11 को ही आंसर बताएंगे। यानी अगर 11 आपके ऑप्शन में मौजूद है तो कहेंगे स्वर 11 होते हैं। 11 ऑप्शन में नहीं है तभी आप 10 को मानेंगे। चलिए, हमने वर्णों को देख लिया, स्वर और व्यंजन कितने होते हैं ये भी समझ लिया। अब देखिए कि स्वर क्या होते हैं। स्वर 13 होते हैं लिखित आधार पर, 11 होते हैं उच्चारित आधार पर। और नॉर्मल पूछा जाए कितने स्वर, तो भी 11। लेकिन ये स्वर हैं क्या, इसको देखिए। स्वरों की 3 विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले तो स्वर जो हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, यानी जब हम इनको बोलते हैं तो किसी तरीके का हमारे मुख में अवरोध उत्पन्न नहीं होता। अभी मैं उदाहरण दूंगा, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। इसमें जो प्राणवायु है, जो हमारी श्वास है, ये बिना किसी अवरोध के पेट से शुरू होकर सीधा मुख से बाहर आ जाती है। और इनका जो उच्चारण होता है, इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। यानी स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, प्राणवायु बिना किसी अवरोध के बाहर आती है, और ये बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर कौन से हैं? आ से लेकर के
औ तक। सुनिए, आ, ई, ऊ, ए। यहाँ क्या हो रहा है? पेट से वायु निकली और सीधा मुख से बाहर, कहीं अवरोध नहीं हुआ। आ, ये स्वतंत्र रूप से बोली गई है, प्राणवायु कहीं नहीं रुकी, और इनको बोलने के लिए या लिखने के लिए दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हमने देखा था का में, का को लिखने, अगर संपूर्ण का लिखेंगे तो हलंत वाले का के साथ एक आ भी लिखना पड़ेगा, यानी दो वर्णों का संयोजन होगा तब व्यंजन बनेंगे। जबकि स्वर स्वतंत्र रूप से अकेले ही बन जाते हैं, स्वयं में संपूर्ण होते हैं। अब देखिए आगे है स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण। हम व्यंजन के बारे में इससे आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले स्वरों को पढ़ लेते हैं। तो अगर स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण करेंगे तो स्वरों को 5 आधारों पर बांटा गया है। सबसे पहले मात्रा या फिर उच्चारण के आधार पर, यानी किसी स्वर में मात्रा कितनी लगी है या उनका उच्चारण किस तरह से होता है। दूसरा है जिह्वा की उत्थापित भाग के आधार पर, यानी बोलते समय हमारा जो जीभ हमारी है उसका कौन सा भाग उत्थापित हो रहा है, यानी प्रयोग हो रहा है, हिल रहा है, उस आधार पर। तीसरा है ओष्ठ की गोलाई के आधार पर, यानी हमारे जो होंठ हैं वो स्वरों के उच्चारण के समय किस तरीके से गोल हो रहे हैं, उसके आधार पर। तीसरा है मुखावृत्ति के आधार पर, यानी बोलते समय हमारे मुख की आवृत्ति क्या है, वो किस तरीके से हिलते हैं या प्रयोग होते हैं। चौथा है अनुनासिकता के आधार पर। तो इन 5 आधारों पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। इनमें से हर एक को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनके अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं, सबको पढ़ेंगे, लेकिन ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज की वीडियो को हम यही समाप्त करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।